हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। फ़िज़िक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू कर रखा हुआ है और इसका नाम है मोशन एंड फोर्स। कई एक टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा हमने पढ़े हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और फिर इसको सामने रखते हुए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन हैं उनमें से ये एक है। और इस फर्स्ट ईयर की क्लास में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, 4-5 जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन है वो पढ़ेंगे। उनमें से ये एक है। ये फ़िज़िक्स के बुनियादी कवानीन हैं जो कि सारी जो फ़िज़िक्स है उसमें A to Z आपके साथ साथ चलते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिस सिस्टम के अंदर तो चाहे जो मर्ज़ी होता रहे, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते रहें, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स, कोई कुव्वत, कोई पावर, कोई एनर्जी असरअंदाज नहीं हो रही होती। सो उस सिस्टम को हम अलग थलग भी कहते हैं, जुदा जुदा भी कहते हैं, क्योंकि ये इस बाहर की जो दुनिया है उसे टोटली अलग होता है। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कोरोना डेज़ के अंदर जब पेंडेमिक थी तो कुछ लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता था दूसरे लोगों से, ताकि वो जो वायरस है वो एक इन्फेक्टेड आदमी से, इंसान से दूसरे तक ना जा सके। तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता था या उसको आइसोलेट कर दिया जाता था ताकि वो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल ना सके। तो ऐसे सिस्टम को, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी कुड एक्सर्ट एनी फोर्स इज़ नाउन एज आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी जो एक एग्जांपल है वो तो मैं पहले दे चुका हूँ, लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। गैस मालिक्यूल्स। जी हाँ, गैस मालिक्यूल्स जब एनक्लोज्ड होते हैं, बंद किए होते हैं किसी भी ग्लास वेसल के अंदर, किसी भी सिलेंडर के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल देते हैं, क्योंकि गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो टकरा रहे होते हैं लेकिन कोई बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही होती। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हमने वेसल लिया है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है, इसमें बेशुमार मालिक्यूल्स हैं और ये रैंडमली मुख्तलिफ समतों में, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये मूव कर रहे हैं। ये एक दूसरे से टकराते भी हैं, दीवारों के साथ भी टकराते हैं, और इनकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन है। और रैंडम मोशन का मतलब आप जानते ही हैं कि ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल्स हर तरफ जा रहे होते हैं और कोई पर्टिकुलर, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। और ये मालिक्यूल चूँकि ग्लास वेसल के अंदर एनक्लोज्ड हैं, एनक्लोज्ड का मतलब होता है बंद हैं, चारों तरफ से बाहर नहीं निकल सकते, तो कोई एक्सटर्नल जो फोर्स है इनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। लिहाजा इन ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम इसको मद्देनज़र रखते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। याद रहे, मोमेंटम दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, दूसरा है एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पर्टिकुलरली हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे। और लीनियर मोमेंटम से मुराद होती है एक पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन मोशन। जी हाँ, जब एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा होता है तो उसके मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है। अच्छा, इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही कमाल की है, और वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जी हाँ, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होती है, तो उसकी एब्सेंस में जो हमारा लीनियर मोमेंटम है हमारे आइसोलेटेड सिस्टम का, टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये नीचे मैंने इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दी है कि व्हेन एफ एक्सटर्नल, ई एक्स टी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है, यानी एब्सेंट होती है, तो जो टोटल मोमेंटम है एक सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं आपको लेके चलता हूँ। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो दो स्मूथ हार्ड बाल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनमें से एक बाल का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज़ m1 एंड दिस इज़ m2। ये दोनों मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज़ v1 और v2 और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट।
अब मान लीजिए कि अगर ये वाला जो पहला वाला पार्टिकल है, पहले वाला जो बॉल है, अगर इसकी वेलोसिटी दूसरे वाले बॉल से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये उसको हिट कर जाएगा। जब ये हिट करेगा तो पहले वाला बॉल दूसरे पे एक फोर्स लगाएगा और दूसरे वाला पहले के ऊपर फोर्स लगाएगा। पहला एक्ट करेगा जबकि दूसरा रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से जो एफ है वो है फोर्स ऑफ एक्शन, जबकि जो एफ प्राइम है दैट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब बोथ द बॉल्स कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और टकराने के बाद एक बॉल जो है जो m1 है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 प्राइम, और जो दूसरा बॉल है जिसको हम m2 कह रहे हैं उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2 प्राइम। अच्छा, अब कुछ मोमेंटम में आने वाले चेंज की बात करते हैं। तो मोमेंटम में जो चेंज आता है किसी फोर्स की वजह से, उसका टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, और वो कुछ इस तरह से है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर माइनस एम वी आई वेक्टर। आप चाहें तो इन तमाम वेलोसिटीज़ के ऊपर भी वेक्टर के साइन लगा सकते हैं, फोर्स के ऊपर भी वेक्टर साइन लगा लें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और कोई और रह तो नहीं गया? जी हाँ, ये है, और v1 प्राइम है और v2 प्राइम है। चलें, ये सारी वेलोसिटीज़ हो गई। अब हम आगे चल सकते हैं। हमारे पास जो फोर्स और मोमेंटम में चेंज का जो रिलेशनशिप है वो ये है, जिसके मुताबिक F इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। इसमें m जो है वो किसी एक पार्टिकल का मैस है, वी एफ उसकी वेलोसिटी है, m फिर से मैस है उसी पार्टिकल का, और वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट बॉल के लिए अलग से लिखना है और सेकंड बॉल के लिए अलग से लिखना है। अब याद रहे फर्स्ट बॉल जो है उसके ऊपर रिएक्शन होता है, इसको मैं कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट बॉल के ऊपर रिएक्शन होता है, लिहाजा फर्स्ट बॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो है एफ प्राइम, जबकि सेकंड बॉल जो है उसके ऊपर एक्शन होता है और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो है एफ। और इस सारे के दौरान एक चीज़ जो है वो कॉमन है और वो है टाइम, जिसको हम टी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, जब इसको हम फर्स्ट बॉल के लिए लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एफ प्राइम क्रॉस टी इज इक्वल टू एम की जगह आपकी बार m1, वी एफ की जगह v1 प्राइम माइनस एम की जगह फिर से m1, वी आई की जगह v1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको जब मैं सेकेंड बॉल के लिए लिखूंगा तो ये कुछ इस तरह से होगी, एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू मैस की जगह आप m की जगह m2, v2 प्राइम माइनस m1 v1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देना है। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, देख लेते हैं। एफ प्राइम क्रॉस टी प्लस एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब हमें क्या करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड में से t कॉमन ले लेना है, तो पीछे रह जाएगा f प्राइम प्लस f, t बाहर चला गया, और इस साइड से हमने प्राइम वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है और बगैर प्राइम की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेना है। एरो साइन लगा लेते हैं सबके ऊपर, सभी वेलोसिटीज़ के ऊपर भी और फोर्स के ऊपर भी। तो इस तरह से मैं इसको m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम को एक तरफ कर लेता हूँ, और माइनस m1 v1 और माइनस m2 v2 को एक तरफ कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब अगर आप ऊपर वाली फिगर डायग्राम में वापस चलते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो रिएक्शन है वो लेफ़्ट साइड पे है और एक्शन जो है वो राइट साइड पे है। अगर राइट साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पॉजिटिव ले लें तो जो उनके अपोजिट यानी लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ होंगी, जो भी फैक्टर्स होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। सो रिएक्शन जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे है। और इस तरह से अगर हम देखें तो न्यूटन जो थर्ड लॉ है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में तो एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। सो एफ प्राइम जो होता है वो एफ के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। जब इसको उठा करके हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे एफ को, तो ये इस तरह से बन जाएगा, एफ प्राइम प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0। इसका नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5 और इसको इक्वेशन नंबर 4 में रखता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 जाएगी इक्वेशन नंबर 4 में। तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, 0 क्रॉस t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस
m2v2 प्राइम, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, और माइनस इसमें से थर्ड और फोर्थ जो वैल्यूज़ हैं उसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, पीछे रह जाएगा m1v1 प्लस m2v2, वेक्टर साइन डाल देते हैं सबके ऊपर। ओके, ज़ीरो जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो उसको ज़ीरो कर देगा, और बाकी राइट हैंड साइड एज इट इज़ m2v2 प्राइम, और माइनस कॉमन आ चुका है m1v1 प्लस m2v2। अब हमें करना ये है कि ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको उठाना है और उसको लेफ़्ट साइड पे ले आना। जब वो लेफ़्ट साइड पे आएगी तो उसके साथ ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में बदल जाएगा और कुछ यू बन जाएगी वैल्यू m1v1 प्लस m2v2। अब चाहे तो ब्रैकेट ख़त्म कर दें, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अच्छा, अब ये जो है, ये जो चीज़ है, ये मोमेंटम है फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन, और ये जो सेकंड वाली चीज़ है ये दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन। इसी तरह ये जो थर्ड वाली वैल्यू है दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन, और ये जो चीज़ है ये है मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम गौर करें तो हमें समझ आ रही है कि ये जो इतना इतना हिस्सा है, ये जो इतना इतना हिस्सा है ये क्या है। m1, इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको, m1v1 प्लस m2v2 इज़ व्हाट, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और भाई ये जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, ये क्या है m, इसको मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, ये क्या है, दिस इज़ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब ये वाली जो इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे सकते हैं, ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन 6 जो है ये चीख चीख कर कह रही है कि भाई टोटल जो मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम का बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम उसी आइसोलेटेड सिस्टम का आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर है। इसका मतलब है मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, और जब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता तो इसी बात को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब मोमेंटम कौन सा, लीनियर, इसलिए इसको कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस तरह से हम एक दफ़ा फिर से कंक्लूड कर लेते हैं, और कंक्लूजन ये है कि भाई जब एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट है, और इसकी स्टेटमेंट मैं यूँ लिखूँगा, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। लीजिए, जब भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो आपको जो मोमेंटम है उसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेना होगा। याद रहे कि जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो मोमेंटम होता है ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, और वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसी एतबार से फिर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आज हमने आइसोलेटेड सिस्टम, उसकी डेफिनेशन और स्टेटमेंट पढ़ी, एक एग्जांपल देखी, और फिर उसको सामने रखते हुए हमने ये प्रूव किया है आज कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं, और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन वो आफ्टर कोलिजन के बराबर है। सो आज का ये जो टॉपिक है आपको कैसा लगा,
फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसमें आप क्या चेंजेस चाहते हैं और इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।